गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं F1 के रिगार्डिंग कुछ स्मार्ट एमसीक्यू के बारे में जो आने वाली अपकमिंग एग्जाम जो भी आ रही है जिपमेर हो या फिर नॉर्सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए बच्चों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूं। A clinical instructor is the providing the bedside teaching दे रहा है। किसको दे रहा है बच्चों? सेकंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को। किसके लिए दे रहा है? हुश टेस्ट सुना है ना? चलिए देख लेते हैं। हुश टेस्ट ऑन द पेशेंट विद द एनजी ट्यूब, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस टेस्ट। हुश टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और हुश टेस्ट किस में आता है बच्चों? एनजी ट्यूब में। ऑप्शन ए, इट इज यूज्ड टू असेस द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द एनजी ट्यूब। The examiner will the place the diaphragm रखेगा कहाँ? स्टेथोस्कोप का डायफ्राम कहाँ पर रखेगा? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पे रखेगा ऑफ द एब्डोमिनल टू लिसन टू द bubbling air sound. Next one is the air is the injected with the help of the syringe through the NG tube while the simultaneously अस्काल्टिंग। जब भी अस्काल्टिंग करते हो तब क्या करेंगे? एयर इंजेक्टेड करेंगे हेल्प ऑफ द सिरिंज की मदद से। The whose sound is the here with the indicate the tube is the stomach। जो भी हुश साउंड है उससे क्या पता चलता है कि ट्यूब कहां पर रहेगी? स्टमक में रहेगी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पहले ये सब सुनने के से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों। कौन सी? ये हुश टेस्ट कौन सा है और ये एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट करेक्ट है या नहीं। तो उसमें करेक्ट क्या लिखा है? प्लेसमेंट एनजी ट्यूब का है या फिर एग्जामिनर क्या करता है? डायफ्राम का जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम है वो रख के क्या सुनता है? बबलिंग एयर साउंड है या फिर लास्ट में क्या है? इट इज द हर्ड व्हिच इज द इंडिकेट द ट्यूब इन द स्टमक या फिर ऑल ऑफ अबव। तो चलिए ये सीखने के लिए पहले बच्चों हम एक सिखा लेते हैं क्या होता है। तो पहले तो ये सोचिए कि आरडी यानी कि राइल्स ट्यूब यानी कि एनजी ट्यूब, जो एनजी ट्यूब को बोला जाता है उसका करेक्टिव मेथड यानी कि वो सही प्लेस पे है या नहीं है वो देखना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको पता ही होगा जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो कहाँ से डाली जाती है। तो याद रखिए बच्चों, टिप ऑफ द नोज से, उसके बाद से ईयर लोब, और वो कहां से जाती है? जिफोइड स्टर्नम। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो भी एनजी ट्यूब हम डालते कहां से डालते हैं बच्चों? आपको पता ही होगा कहां से आता है? टिप ऑफ द नोज, उसके बाद कहां जाती है? ईयर लोब एंड द जिफोइड। नेक्स्ट, अब क्या है? हम कैसे कंफर्मेटिव लगाएंगे कि वो ही सही प्लेसमेंट है। तो पहला तो एब्डोमिनल एक्सरे की वजह से हम पता चला सकते हैं कि कंफर्मेटिव मेथड ऑफ द आरटी प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन इज द पुश द 10 cc एयर थ्रू द सिरिंज। एयर पुश करेंगे किसकी मदद से बच्चों? सिरिंज के। और लिसन बाय द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप की मदद से हम लिसन करेंगे कहां पर? एपिगैस्ट्रिक रीजन में। उसको क्या बोला जाता है? हुश साउंड या फिर हुश टेस्ट बोला जाता है। तो ये चीज आपको बहुत ही याद रखनी है। क्या करेंगे? 10 cc का एयर हम डालेंगे किसकी मदद से? सिरिंज की मदद से। और क्या करेंगे? लिसनिंग साउंड करेंगे कौन से रीजन पे बच्चों? एपिगैस्ट्रिक रीजन में। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? हुश टेस्ट या फिर हुश साउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हुश टेस्ट या फिर हुश साउंड बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द हुश टेस्ट इज द बेडसाइड प्रोसीजर फॉर द यूज टू असेस द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द एनजी ट्यूब। तो पता चल गया हुश टेस्ट की जरूरत कब पड़ेगी, करेक्ट प्लेसमेंट हुआ या नहीं, उसकी जानने के लिए हम क्या करेंगे? हुश टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हुश टेस्ट। If the whose sound is the here यानी कि सुन सकते हो, that indicate the tube is into the stomach बच्चों। अगर whose sound हमने देख लिया यार, ये सुन लिया, तो वो क्या इंडिकेट करता है? The tube is into the stomach। ट्यूब कहाँ पे है बच्चों? स्टमक के अंदर है। नेक्स्ट, चेक द pH of the stomach content। क्या कर सकते हैं? स्टमक का जो pH है वो देखने से भी हमें पता चलता है। By aspiration of the stomach fluid by the 10 cc syringe after the iodine insertion। जब भी हम राइल्स ट्यूब या एनजी ट्यूब डालते हैं उसके बाद क्या करेंगे? एस्पिरेशन करेंगे स्टमक से कुछ फ्लूइड का। किसकी मदद से बच्चों? 10 cc सिरिंज की मदद से। नेक्स्ट, प्लेस द टिप ऑफ द ट्यूब इनटू द वाटर एंड वॉच फॉर द एनी एयर बबल्स। कहां पर रखेंगे? जो भी प्लेस करेंगे टिप ऑफ द ट्यूब, जो भी एनजी ट्यूब की ट्यूब टिप रहेगी उसको वाटर में रखेंगे और एयर बबल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या है मैंने पढ़ाई वो क्या है आपको पता चला। तो पहले एब्डोमिनल एक्सरे की मदद से, उसके बाद एयर को डालेंगे कहां पर डालेंगे बच्चों? स्टेथोस्कोप 10 cc एयर थ्रू द सिरिंज। और क्या करेंगे? लिसन साउंड सुनेंगे कहां पर? एपिगैस्ट्रिक रीजन में। उसको हुश टेस्ट बोला जाता है। हुश टेस्ट इज प्रोवाइड द प्रोसेस द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द एनजी ट्यूब
इफ द हुज साउंड हियर इज इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा, ट्यूब कहां पर है, स्टमक पे। पीएच के स्टमक देख के पता चल सकता है। एस्पिरेशन ऑफ द स्टमक फ्लूइड, और क्या एब्जॉर्ब करेंगे लास्ट में, प्लेस द टिप ऑफ द ट्यूब इन द वाटर एंड वॉच द एनी एयर बबल्स। पता चल गया बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट द टेस्ट टू सो, अब टेस्ट के बारे में देख लेते हैं बच्चों। स्टेप हाउ टू परफॉर्म द हुश टेस्ट, हुश टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करेंगे। तो पहले पॉइंट याद रखिए बच्चों, अटैच ए सिरिंज टू द एंड ऑफ द एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब के एंड में हम क्या अटैच करेंगे, सिरिंज अटैच कर देंगे। उसके बाद एस्पिरेट करेंगे कोई भी स्टमक कंटेंट फ्रॉम द ट्यूब, यानी कि पहले अटैच कर लिया, उसके बाद क्या किया बच्चों, एस्पिरेट कर दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे 10 या 20 ml ऑफ द एयर इनटू द ट्यूब। यानी कि सिंपल से भाषा में मैं बोल दूं, उसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट में 10 से 20 ml की एयर हम ट्यूब में डाल देते हैं। उसके बाद प्लेस द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, जो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम का जो पार्ट होता है वो कहां पर रखेंगे, ओवर द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल एंड लिसन फॉर द हुज साउंड। पता चल गया है कौन सा साउंड देखेंगे, लिसन फॉर द हुज साउंड। देख लीजिए द स्टेप ऑन द हाउ टू परफॉर्म द हुज टेस्ट। पहला स्टेप कौन सा आएगा, अटैच करेंगे, क्या अटैच करेंगे बच्चों, सिरिंज टू द एंड ऑफ द एनजी ट्यूब। उसके बाद क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे स्टमक कंटेंट फ्रॉम द ट्यूब, और उसके बाद 10 से या 20 ml की क्या डाल देंगे, एयर डाल देंगे। और उसके बाद प्लेस द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप ओवर द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल एंड लिसन, क्या करेंगे, क्या सुनेंगे बच्चों, हुज साउंड सुनेंगे। कौन सा साउंड सुनेंगे, हुज साउंड। तो आई थिंक अब इसका एमसीक्यू का सही आंसर आपको पता चल गया होगा बच्चों, कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द टेस्ट। It is used to assess the correct placement of the NG tube. The examiner places on the diaphragm of the stethoscope over the left upper quadrant to listen the bubbling air sound, and the air is injected with the help of the syringe through the NG tube, while simultaneously a scalding whose sound is heard with the indicate the tube into the stomach. तो सारे आंसर क्या है बच्चों, सही है। तो क्या आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अब देखा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सुपर है, वो देख लेते हैं। मोर नर्सेस आर असाइंड इनटू द इमरजेंसी, ज्यादा नर्सेस इमरजेंसी में है। ऑन द डे विद द शॉर्टेज ऑफ द नर्सेज, उस दिन क्या हुआ था, नर्सेस की शॉर्टेज थी। देन विच एथिकल प्रिंसिपल इज द फॉलो, इसमें कौन सा एथिकल प्रिंसिपल आएगा, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंसी, नॉन मालेफिशिएंसी, जस्टिस। मैंने आंसर भी बता दिया है, क्या है, जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग क्या, सबको एक समान केयर, चाहे ज्यादा नर्स हो या कम नर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें पेशेंट को कंप्लीट केयर देनी है, देनी है, देनी है। तो इसके लिए जस्टिस मिलना चाहिए। तो जस्टिस का मीनिंग में एक बार देख लेते हैं, क्या है जस्टिस। ओके सॉरी फॉर दैट। ओके एक ओके ए में पढ़ाना रह गया है। चलिए एक बार फिर ये देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ द आरटी ट्यूब। जो भी एनजी ट्यूब का था वो पॉइंट में रह गया था, वो एक बार सिखा देता हूँ। बिफोर रिमूविंग द आरटी ट्यूब गैग रिफ्लेक्सेस शुड बी चेक। क्या चेक करेंगे, जब भी एनजी ट्यूब को हम रिमूव करेंगे तो सबसे पहले गैग रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। गिव द सिप ऑफ द वाटर टू द पेशेंट, इफ द पेशेंट डज नॉट वॉमिट इट देन द रिमूव द ट्यूब। पेशेंट को क्या देंगे हम, सिप ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी देंगे। अगर पेशेंट वॉमिट नहीं करता तो फिर रिमूव द ट्यूब। And this is the very important बच्चों, instruct the client about the take the deep breath and hold it for the 10 second। उसे क्या बोला जाता है बच्चों, Valsalva maneuver। कौन सा मैन्यूवर, Valsalva maneuver। After removing the tube, it should be discarded into the red bag according to biomedical waste। तो चलिए बच्चों सारी बात मैं सिखा लेता हूँ फिर से। रिमूवल ऑफ द कौन सी आएगी, आरटी ट्यूब, यानी कि राइल्स ट्यूब को हम रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि एनजी ट्यूब को। तो बिफोर द रिमूविंग द राइल्स ट्यूब गैग रिफ्लेक्स को हमें क्या देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सेकंड वन इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी पिला दो। अगर पेशेंट वॉमिट नहीं करता तो फिर उसे क्या कर दो, रिमूव कर दो। नेक्स्ट क्लाइंट को किसके बारे में बताना है, टेक द डीप ब्रीथ के बारे में बोलना है, और होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। उसे क्या बोला जाता है, वल्सरवे मैन्यूवर बोला जाता है। नेक्स्ट लास्ट वन इज द, अगर आपने रिमूव कर दी है देन इट शुड बी डिस्कार्ड। कौन से बैग में करेंगे, रेड बैग में करेंगे अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट। तो पता चल गया है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो मैंने अभी पढ़ाया था, कौन सा था, जस्टिस। अब जस्टिस क्या है, मैंने अभी बताया, चाहे कम नर्सेस हो या फिर ज्यादा नर्सेस हो, सबको हम पेशेंट को क्या करना है, सेम ही केयर देनी है। उसे क्या बोला जाता है, जस्टिस। तो चलिए जस्टिस का मीनिंग हम देख लेते हैं एक बार, कि जस्टिस है क्या। जस्टिस इज द फेयरनेस,
इसके लिए सबके लिए इक्वल। एज पर द प्रिंसिपल द केयर मस्ट इज फेयरली एंड इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द ग्रुप ऑफ द पेशेंट। जितने भी पेशेंट है, चाहे नर्सेस कम हो या चाहे नर्सेस ज्यादा हो, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लीटली केयर देना पड़ेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पता चल गया है। चलिए, वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है बच्चों, प्लीज अगर आपको लेक्चर में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा। Confused client was laid alone on the bed without the enough safety and had a fall injury and the hip fracture. What is called? ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Confused client है, पेशेंट है, ओके, was laid alone, एक पेशेंट है, उसको alone रख दिया है बेड पे, कोई जात की उसमें सेफ्टी नहीं है बच्चों, ये पॉइंट ध्यान रखिए। और उसकी वजह से पेशेंट जो अकेला था वो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फैल इंजरी, यानी कि बेड पर से गिर जाता है, उसको क्या हो जाता है बच्चों, हिप फ्रैक्चर होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, पता चला क्या है, बिना किसी सेफ्टी में पेशेंट बेड से गिर गया, हिप फ्रैक्चर हो गया, हमने देखा था फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, तो विच इज द करेक्ट आंसर, उसे क्या बोला जाता है, बैटरी, एजल्ट, नेग्लिजेंस या फिर टॉट। चलिए, सारे चीजें मैं आज सिखा ही देता हूँ। आंसर कौन सा आएगा, नेग्लिजेंस। देख लेना नेग्लिजेंस का मीनिंग क्या, कंडक्ट दैट फेल बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ द केयर। जो हम स्टैंडर्ड ऑफ द केयर जो पेशेंट को देनी चाहिए वो नहीं दे पाते, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का सिंपल मीनिंग क्या है, हम केयर देते ही नहीं है बच्चों। क्लियर? एग्जांपल देख लेते हैं, लेक ऑफ द केयर क्या है, लेक ऑफ द केयर। सेकंड वन इज द क्या आएगा, केयरलेसनेस, यानी कि पेशेंट फॉल फ्रॉम बेड, मैंने अभी पढ़ा है ना, ये इसका ही एग्जांपल है। डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज, जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वो डिफेक्ट वाले यूज करते हैं, तो भी क्या होगा, नेग्लिजेंस। मेडिकेशन एरर, जो मेडिकेशन देनी थी या फिर जो डोज देना था वो नहीं देते। फेल टू आइडेंटिफाई द पेशेंट, जो पेशेंट था उसको हमने ट्रीटमेंट नहीं दी, बजाय उसका दूसरे को दे दी। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, नेग्लिजेंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। नेग्लिजेंस है क्या, ए कंडक्ट दैट फेल बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ द केयर, यानी कि जो केयर दे रहे हैं लेकिन कैसे दे रहे हैं, लेवल उसका बहुत ही नीचा है, कम है। लेक ऑफ द केयर, हम ध्यान रखते ही नहीं है पेशेंट के बारे में, केयरलेस कितनी रखते हैं, पेशेंट बेड पे से गिर जाता है, इट इज नॉट गुड, ये हमारे लिए बहुत ही खराब चीज है। डिफेक्टिव इक्विपमेंट हमने यूज किया है, बहुत ही खराब इक्विपमेंट अगर यूज करते हैं तो भी हो सकता है। मेडिकेशन जो चाहिए थी वो नहीं दी तो भी हो सकता है। फेल टू आइडेंटिफाई द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को जो देना था ट्रीटमेंट वो नहीं देते, फिर भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द माल प्रैक्टिस। ये नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों चीज साथ में आ सकती है। डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस इनटू द रॉन्ग वे, रेगुलर प्रैक्टिस करता है लेकिन कैसा करता है, रॉन्ग वे में करता है, तो उसे क्या करते हैं, माल प्रैक्टिस बोला जाता है। क्या बोलता है, माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस में तो हम केयर करते ही नहीं है बच्चों। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, नेग्लिजेंस का मीनिंग क्या, हम उसमें केयर करते ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, माल प्रैक्टिस में करेगा। यानी कि चलो किसी पेशेंट को 10 mg डोज देना था, लेकिन वो कितना देता है, 8 mg 7 mg, वो क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, लेकिन कौन से वे में करेगा बच्चों, रॉन्ग वे में करेगा। तो क्लियर, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस आप कभी मत भूलना बच्चों, क्योंकि याद रखना आपने कहां से सीखा है, विजया नर्सिंग क्लासेस से सीखा है। अगर ये बातें आपने सीख ली तो आप इजीली उसको क्वेश्चन का सॉल्व कर दोगे। आज आपने जो भी राइल्स ट्यूब या फिर एनजी ट्यूब सीखा, आई थिंक आपको सब पता चल गया ना, कैसे चेक करते हैं, हुज साउंड क्या है, हुज टेस्ट क्या है। तो दिस इज द वे, अंडरस्टैंडिंग कीजिए F1 के जो भी प्रोसीजर है वो सीखिए एक बार, आप माइंड में उसके फिक्स कीजिए, तभी उसको आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन हम सीखते हैं, एसल्ट। अब सारी चीजें मैं पढ़ा ही लेता हूँ। व्हाट यू मीन बाय द एसल्ट, क्राइम करेगा और वायलेंस करेगा अगेंस्ट द पर्सन, यानी कि पर्सन के खिलाफ क्राइम करे, वायलेंस फैलाए, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, एसल्ट बोला जाता है। इट्स अकर व्हेन द समवन पुट अनदर इनटू द फियर, उसकी वजह से क्या होता है, एग्जांपल दूसरे को फियर में डाल देने का, डर दिखा देना, वो क्या हो, एसल्ट। बैटरी, बैटरी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, इंटेंशनल टचिंग ऑफ द अनदर बॉडी विदाउट द टेकिंग देयर रिटर्न कंसेंट, यानी कि किसी की भी बॉडी को रिटर्न कंसेंट के अलावा हम क्या करेंगे, टच करेंगे। एग्जांपल किसकी बात कर रहा हूं, देखिए, प्रोसीजर परफॉर्म की विदाउट द कंसेंट, यानी कि कैथेटराइजेशन कर रहे हो, उसके प्राइवेट पार्ट को हम टच कर रहे हैं ना बच्चों, तो कंफर्म पहले कंसेंट तो लेना चाहिए ना, कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं इसलिए हम टच कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर ये बहुत दिक्कत हो जाती है। तो प्रोसीजर जब भी करो तो याद रखिए, रिटर्न कंसेंट आप हमेशा ले। भाई बैटरी में यही चीज बोला जाता है, इंटेंशनल टचिंग करते हैं
अनदर बॉडी विदाउट द टेकिंग द रिटर्न कंसेंट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज ए नर्स। एजल्ट का मीनिंग क्या है बच्चों? क्राइम और वायलेंस अगेंस्ट द पर्सन। नेक्स्ट वन इज द इट अकर्स द व्हेन द समवन पुट अनदर इनटू द फियर। क्या करेगा? दूसरों को डर में डाल देगा। नेक्स्ट बैटरी। बैटरी का मीनिंग पता चल गया। बैटरी का मीनिंग क्या रहेगा? इंटेंशनल टचिंग ऑफ द अनदर बॉडी, दूसरे की बॉडी को टच करेगा लेकिन विदाउट द टेकिंग दैट रिटर्न कंसेंट, कंसेंट के बिना टच करेगा। नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोसीजर परफॉर्म विदाउट द कंसेंट। कोई भी प्रोसीजर, एग्जांपल कैथेटराइजेशन कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है? विदाउट द कंसेंट, यानी कि कंसेंट नहीं ले रहा है, तो वो चीज क्या रहेगी? वो बहुत गलत चीज है, बैटरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट डिफामेशन। डिफामेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इश्यू फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द पर्सन दैट रिजल्टेड इन डैमेज द रेप्यूटेशन। ये बात तो आप सबको पता ही होगा, पता है ना? झूठी झूठी बातें फैलाते रहते हैं, करते हो ना? झूठी झूठी बातें फैलाते रहते हो और उसकी वजह से उस पर्सन की डैमेज क्या कर देते हो? रेपुटेशन। उसमें दो टाइप आते हैं बच्चों, लियाबेल एंड द स्लैंडर। कौन सा आएगा? लियाबेल एंड द स्लैंडर। लियाबेल का मीनिंग क्या? रिटन स्टेटमेंट दे देते हो कॉजिंग द हार्म टू द पेशेंट। और स्लैंडर का मीनिंग क्या? ओरल स्टेटमेंट। किसी के बारे में ओरली बोल सकते हो या फिर किसी के बारे में रिटन ऐसा बोलो या फिर ऐसा लिखो कि जिससे दूसरे को क्या होता है? इसकी रेपुटेशन क्या हो जाती है बच्चों? डैमेज हो जाती है। तो उससे क्या बोला जाता है? डिफेमेशन बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, नर्स इनकरेक्टली टेल्स अदर दैट पेशेंट हैज द एड्स। सही बात है ना? ये क्या है? ये बोला ना, ओरली बोला। क्या बोला? क्या आपके बाजू वाले पेशेंट को तो एड्स है। वाकई में उस पेशेंट को एड्स है बच्चों? नहीं है। ये क्या किया? क्या किया बच्चों? डिफामेशन, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट का यूज किया। क्यों यूज किया? दूसरे की रेप्यूटेशन को डैमेज किया। दिस इज द रॉन्ग वे। चलिए, और टॉर्ट का मीनिंग आप सबको पता है। व्हाट यू मीन बाय द टॉर्ट? एनी सिविल रॉन्ग मेड अगेंस्ट द एनी पर्सन। किसी के पर्सन के बारे में हम कुछ भी रॉन्ग करेंगे तो उसे क्या बोला जाता है? टॉर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉर्ट। तो चलिए आए वन बाय वन फिर से हम सीख लेते हैं। डिफामेशन क्या है बच्चों? किसी के खिलाफ क्या करोगे आप? इश्यू करेंगे फॉल्स स्टेटमेंट देके। क्या करके? फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द पर्सन दैट रिजल्ट इनटू द डैमेज द रेपुटेशन। रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। उसके दो टाइप है। कौन से बच्चों? लियाबेल एंड द सेकंड वन इज द कौन सा आएगा? स्लैंडर आएगा। क्या कौन सा आएगा? लियाबेल एंड द स्लैंडर। लियाबेल में क्या होगा है बच्चों? रिटर्न स्टेटमेंट देगा और उसकी वजह से क्या होगा? इट इज गोज टू द हार्म टू द पेशेंट। और स्लैंडर में क्या आएगा? ओरल स्टेटमेंट देगा। कौन सा स्टेटमेंट देगा? ओरल स्टेटमेंट देगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने इसका एक बहुत ही बढ़िया दिया है। नर्स इनकरेक्टली क्या बोलती है? टेल्स दैट अदर द पेशेंट हैज द एड्स। वाकई में उसको एड्स है बच्चों? नहीं है, फिर भी उसकी रेपुटेशन क्या करता है? डैमेज करता है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द व्हाट यू मीन बाय द टॉर्ट? एनी सिविल रॉन्ग मेड अगेंस्ट एनी पर्सन। उससे क्या बोला जाता है बच्चों? टॉर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉर्ट। आई होप अब सारे चीज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। एजल्ट पूछे तो पता चल गया, बैटरी, डिफामेशन सब क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बच्चों। ए क्लाइंट विथ ए आईवी लाइन फॉर द 72 आवर्स कंप्लेनिंग कर रहा है बच्चों, स्वेलिंग हो रहा है और पैल हो रहा है। दिस साइन इंडिकेट फ्लेबाइटिस। ये फ्लेबाइटिस नहीं हो, ये बच्चों ध्यान रखिए। क्यों फ्लेबाइटिस नहीं है? उसका रीजन आपको पता है? क्योंकि फ्लेबाइटिस का मीनिंग तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। इसमें क्या पूछा गया है बच्चों? वो देखिए, स्वेलिंग हो रहा है और पैलर एट द साइड ऑफ द आईवी साइड। इन्फेक्शन, इनफिल्ट्रेशन, डिसलोकमेंट। तो सही आंसर कौन सा आएगा? इनफिल्ट्रेशन। तो चलिए इनफिल्ट्रेशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे ना बच्चों? जरूर करेंगे। एक बार पहले से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लाइंट विद द आईवी लाइन एट द लास्ट 72 आवर्स कंप्लेनिंग क्या कर रहा है बच्चों? स्वेलिंग एंड द पैलर एट द साइड। दिस साइन इंडिकेट द फ्लेबाइटिस, इन्फेक्शन, इनफिल्ट्रेशन या फिर डिसलोकमेंट। तो कौन सा आंसर आएगा? इनफिल्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए वन बाय वन पहले सीख लेते हैं ये क्या चीज है। तो पहला, इनफिल्ट्रेशन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी लाइन। व्हिच इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी लाइन? Infiltration. When the IV fluids or the medication leak into the surrounding tissue, it is the known as the infiltration. पता चला? जब भी IV fluid या medication leak होती है सराउंडिंग टिश्यू में, उसे क्या बोला जाता है? इनफिल्ट्रेशन। इट इज द mainly caused by the improper placement. क्यों होता है? क्योंकि हमने क्या किया है? प्लेसमेंट प्रॉपर किया ही नहीं है। Which manifestation? तो कौन से आएंगे? Redness around the site, swelling, puffy और the hard skin around the site.
ब्लैंचिंग, ब्लैंचिंग का मीनिंग क्या रहेगा? लाइटर स्किन देखने को मिलेगी अराउंड द आईवी साइड, आईवी साइड के बाजू में क्या देखने को मिलता है? लाइट स्किन देखने को मिलती है। पेन और द टेंडरनेस देखने को मिलता है अराउंड द साइड, और आईवी नॉट वर्किंग, यानी कि इससे इंडिकेट करता है आईवी हमारी वर्किंग ही नहीं है। स्किन टेम्परेचर कितना रहेगा? कूल स्किन टेम्परेचर अराउंड द आईवी साइड। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई पूछ ले, ये फर्स्ट ईयर के वालों को, बच्चों को बहुत पूछता है बच्चों कि अगर चलो आपने आईवी लाइन है, आईवी लाइन के सराउंडिंग में आपको क्या मेडिकेशन लीक हो गई तो क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। कैसे पता चलेगा इनफिल्ट्रेशन है? तो आइए फिर से हम देख लेते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है क्वेश्चन में। चलिए, पहला, इनफिल्ट्रेशन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी लाइन। सेकंड, जब भी आईवी फ्लूइड या फिर मेडिकेशन लीक होती है सराउंडिंग द टिश्यू, उसे क्या बोला जाता है? इनफिल्ट्रेशन। क्यों होता है बच्चों? इट इज द मेनली कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर प्लेसमेंट, उसका प्लेसमेंट ही पूरा बराबर नहीं हुआ है इसलिए। नेक्स्ट वन इज द which manifestation indicate the patient is the suffering from the infiltration। तो कौन सा आएगा? पहला, रेडनेस देखने को मिलेगा। पहला क्या देखने को मिलेगा? रेडनेस, स्वेलिंग या फिर हार्ड स्किन देखने को मिलेगी। सेकंड, ब्लैंचिंग, यानी कि एक तो लाइट स्किन देखने को मिलती है। कैसी कैसी स्किन बच्चों? लाइट स्किन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, पेन और टेंडरनेस देखने को मिलता है कहां पर? अराउंड द साइड। इसका मतलब क्या? आईवी नॉट वर्किंग। एंड द कूल स्किन टेम्परेचर देखने को मिलता है आईवी साइड। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनफिल्ट्रेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, जो फ्लेबाइटिस होता है वो क्या होता है? इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। इनफिल्ट्रेशन का मीनिंग क्या रहेगा? अगर मेडिकेशन या फिर कोई भी फ्लूइड आईवी साइड के बाजू में अगर निकल रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? इनफिल्ट्रेशन। सॉरी फॉर दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Which among the following statement is the correct about the sputum collection? इस स्पूटम के बारे में पूरी थियरी में पढ़ा ही लेता हूँ। कलेक्ट स्पूटम कहां पर करेंगे? In a wide open mouth sterile. Collect sputum into the morning after the rising with the mouthwash. Collect sputum into the plastic container and cover it plastic wrap to prevent the contamination. Collect sputum at the bedtime after the taking the prescription medication. Which is the correct answer? चलिए, ये पहला देखिए, कलेक्ट द स्पूटम इन द वाइड ओपन माउथ स्टेराइल कंटेनर। ये बात मुझे सही लग रही है। कलेक्ट स्पूटम इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में करनी चाहिए, ये बात भी सही है। आफ्टर रेजिंग विद द माउथ वॉश, माउथ वॉश नहीं आएगा। कलेक्ट द स्पूटम इन द प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर में कभी नहीं रखता बच्चों, स्टेराइल कंटेनर में रखेंगे। कलेक्ट स्पूटम एट द बेड टाइम आफ्टर द टेकिंग द प्रिस्क्राइब, कभी बेड टाइम में नहीं करेंगे, कब करेंगे? मॉर्निंग टाइम में। तो एक बार फिर से आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं, फिर से देख लीजिए। Which among the following statement is the correct about the sputum? तो collect the sputum in the wide open mouth sterile. Collect the sputum into the morning after the rinsing with the mouthwash. Collect the sputum into the plastic container and cover it the plastic wrap to prevent the contamination. And the collect sputum at the bedtime after the taking the prescription medication. तो आइए सारी चीज में एक बार पढ़ा लेता हूँ। The best quality sample is the usually obtained early morning. तो पहली बात तो खोपड़ी में घुस गए, अर्ली मॉर्निंग करना है। Mouth should be rinsed with the water. माउथ को क्या करेंगे? वॉश करेंगे with the water या फिर saline से prior to collection. Not with the mouth wash. याद रखना बच्चों, कभी माउथ वॉश यूज नहीं करेंगे। Food should not be ingested 1 to 2 hours prior to collection. फूड भी हमें नहीं देना है कंपेयर टू द फॉर द 1 to 2 hours prior to collection. तो फिर से देख लेते हैं। बेस्ट क्वालिटी सैंपल इज द यूजुअली ऑब्टेन इनटू द अर्ली मॉर्निंग। बच्चों, माउथ को क्या करेंगे? वॉश करेंगे विद द सलाइन या फिर वाटर, और डू नॉट विद द माउथ वॉश। फूड शुड नॉट इंजेस्टेड अप टू द 1 to 2 hours प्रायर टू कलेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कंटिन्यू में वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्पूटम इज द मटेरियल clogged up from the lungs and not saliva. Saliva नहीं आनी चाहिए बच्चों। For culture and the sensitivity, the sputum must be collected into the कौन से में रखेंगे? Sterile container में। और collect of the sputum at the bed time of the taking medication is the not recommended. सारी चीजें आपको आई होप अब पता चल गई होगी। It is the very important क्या है बच्चों? स्पूटम का जो मटेरियल है कपड़ा फ्रॉम द लंग्स होना चाहिए और नॉट सलाइवा, सलाइवा नहीं होनी चाहिए। Second is the for culture or sensitivity, the sputum must be collected into the sterile container. और कौन सा आएगा? Collection of the sputum at the bed time taking medication is the not recommended. पता चला? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, अमित का है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अमित एक ट्रेन नर्स है, पोस्ट कहां पर हो रही है? सर्जिकल वार्ड में। वो हेल्प कर रहा है नर्सिंग हेड इंचार्ज को
किसमें? इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। जब वो नोटिस करता है, क्या नोटिस करता है? हाई रिस्क मेडिकेशन आर केप्ट सेपरेटली अंडर लॉकर। जो भी हाई रिस्क जो मेडिकेशन है उसे हम क्या रखेंगे? लॉकर में रखेंगे। हेड नर्स देन आस्क्ड हिम दैट व्हिच ऑफ द हाई रिस्क मेडिकेशन। अब हेड नर्स अपनी सीनियरिटी के अनुसार जूनियर को पूछती है कौन सी मेडिकेशन रखनी चाहिए, किस में रखनी चाहिए बच्चों? हाई रिस्क में। तो इसमें से सिलेक्ट करके बता दीजिए उसमें से हाई रिस्क कौन सी है। इंसुलिन नहीं हो सकती, डिजोक्सिन तो हम इमरजेंसी है, फेनिटीन या फिर पोटेशियम, पोटेशियम नहीं आएगी, कौन सी आएगी? फेनिटाइनिल। कौन सी आएगी बच्चों? फेनिटाइनिल। कौन सी? मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ, कौन सी आएगी ड्रग? फेनिटाइनिल आएगी। कौन सी? फेनिटाइनिल क्या है, क्यों करेंगे यूज, कब, अब उसके क्या करेंगे हम उसका डिस्कशन कर लेंगे बच्चों। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। Phenytoin is the considered as the high risk medication and often stored into the under double lock। डबल लॉक में ही हमेशा उसको यूज करना है। कौन सी ड्रग को बच्चों? फेंटाइनाइल को हमें हमेशा डबल लॉक में ही यूज करना है, बिकॉज इट्स हाई रिस्क। अब क्यों हाई रिस्क है वो हम देख लेते हैं, उसका रीजन भी मैंने लिखा है। फेनिटाइनिल इज द पोटेंट ओपियोइड एनाल्जेसिक है एंड क्लासिफाई एज द कंट्रोल्ड सब्सटेंस है ड्यू टू द पोटेंशियल फॉर द एब्यूज एंड द रिस्क फॉर द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। उसका वजह क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने की कंडीशन की वजह से। स्टोरिंग इनटू द अंडर डबल लॉक हैज द इंश्योर द सेफ कीपिंग एंड प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड। कोई यूज ना कर ले इसलिए। क्यों? अगर किसी ने यूज किया, इट इज द ओपियोइड एनाल्जेसिक है और कंट्रोल सब्सटेंस है। जितना चाहिए वो कंट्रोल सब्सटेंस ही देना चाहिए, अगर दे तो भी। और एब्यूज करेंगे तो रिस्क किसका होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और डेथ भी होने की कंडीशन हो सकती है। तो दैट्स व्हाई फेनिटाइनिल इसको हमेशा याद रखना है बच्चों। कहाँ रखना है? डबल लॉकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आपको कहाँ रखा है? ओटी में रख दिया है। टुडे यू आर असाइन इनटू द लेप्रोस्कोपिक ओटी में रख दिया। लेप्रोस्कोपिक ओटी में फंक्शन कौन सा दे दिया आपको? स्क्रब नर्स का। पेशेंट हैज बीन टेकन इनसाइड द ओटी। ओटी में जा रहा है पेशेंट। ये देखिए पेशेंट को ओटी में ले जा रहा है। एंटायर ऑपरेटिव टीम वेरीफाइड द पेशेंट। पूरी जो ऑपरेटिव टीम है वो क्या करती है? वेरीफाई द पेशेंट, साइट ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोसीजर बिफोर द इंसिजन। बिफोर इंसिजन के पहले हम सब करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। अब हमें पूरा पढ़ना है। कौन सा? पूरा हम क्रैक कर देंगे सर्जिकल चेकलिस्ट। सर्जिकल चेकलिस्ट हमें पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो चलिए बिना देर करते हैं सर्जिकल चेकलिस्ट पढ़ लेते हैं। चेकलिस्ट इंक्लूड थ्री पैरामीटर्स। साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। तीन मैंने क्या बोले? साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। साइन इन, साइन आउट और टाइम आउट। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद उसका आंसर आप खुद ही बोलना है। चलिए पहला इट द टाइम आउट। अब पहले क्या देख ले रहे? टाइम आउट। टाइम आउट में क्या होता है? चेकलिस्ट पॉइंट इज परफॉर्म बिफोर द इंसिजन। ये बात याद रखिए, इंसिजन होने से पहले टू वेरीफाई द पेशेंट आइडेंटिटी, साइड ऑफ द ऑपरेशन एंड द प्रोसीजर। तो चलिए पहला क्लियर हो गया। टाइम आउट में क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे बच्चों? इंसिजन होने से पहले पेशेंट की आइडेंटिटी, साइड ऑफ ऑपरेशन और प्रोसीजर को एक बार कंफर्मेशन कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्या कौन सा आएगा? इट इज द क्रिटिकल सेफ्टी चेक टू हेल्प टू प्रिवेंट रॉन्ग साइड, रॉन्ग पेशेंट एंड द रॉन्ग प्रोसीजर। अब ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये करने से फायदा क्या होगा? रॉन्ग साइड भी नहीं होगी, रॉन्ग पेशेंट भी नहीं जाएगी और रॉन्ग प्रोसीजर भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट द साइन इन। टाइम आउट क्लियर हो गए। अब साइन इन के बारे में देख लेते हैं। परफॉर्म बिफोर द पेशेंट एंटर इनटू द ऑपरेटिंग रूम। पेशेंट को ऑपरेशन रूम में आने से पहले ही वेरीफाई करेंगे पेशेंट की आइडेंटिटी को, एलर्जी को और मेडिकल हिस्ट्री को। पेशेंट एंट्री होने से पहले क्या करेंगे तो पता चल गया वो क्या है? साइन इन। साइन इन का मीनिंग क्या होगा? साइन इन कर लीजिए। टाइम आउट का मीनिंग क्या है? टाइम हो गया है, इंसिजन से पहले कुछ बातें हम चेक करने हैं, तो वो क्या आएगा? टाइम आउट। साइन इन ऑपरेशन में ले जाने से पहले एलर्जी के तो नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री तो देख लीजिए जनाब। ये सारी कहाँ आएगी? साइन इन। और साइन आउट में कौन सी आएगी बच्चों? आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद जो आएगा आउट, यानी कि साइन आउट यानी कि क्या? पूरे लॉग इन में से लॉग आउट हो जाओ या क्या होगा? साइन आउट। हॉस्पिटल से बाहर निकल जाओ या साइन आउट। एंश्योर दैट ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई हैव बीन काउंटेड, यानी कि काउंट करना चाहिए कि जो भी हमने यूज किए थे वो ओके है या नहीं। तो टाइम आउट का मीनिंग क्या? बिफोर द इंसिजन।
साइन इन का मीनिंग क्या? बिफोर द गोइंग टू ऑपरेटिंग रूम। और लास्ट वन इज द साइन आउट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सर्जरी। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा? इसमें मैंने लिखा ही है, क्या लिखा है देख लीजिए। इनसाइड द ओटी एंटायर ऑपरेटिव रूम क्या करता है? बिफोर द इंसिजन। बिफोर द इंसिजन आता है तो सही आंसर हमारा क्या जाता है? टाइम आउट जाएगा। क्या आएगा बच्चों? टाइम आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज द सर्जिकल चैप्लिक्स। क्या रहेगा? बीइंग परफॉर्म इज द टाइम आउट। ओके, मैंने पढ़ा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। When a nurse suspect the air embolism, चलिए अब एयर एम्बोलिज्म भी सीख ही लेते हैं ना। ड्यू टू द एक्सीडेंट की वजह से या फिर डिस्कनेक्शन ऑफ द पेरिनेट्रल न्यूट्रिशन ट्यूबिंग की वजह से, यानी कि कोई भी रीजन हो, लेकिन क्या देखने को मिलता है? एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। सेंट्रल लाइन कैथेटर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड द क्लाइंट प्लेस? कौन सी पोजीशन में क्लाइंट को रखना चाहिए? कौन सा आएगा बच्चों? ऑन द लेफ्ट साइड, हेड लोअर रखिए देन द फीट on the left side with the head and elevated, on the right side with the head lower than the feet, on the right side with the head and elevated. Which is the correct answer बच्चों? On the left side रखेंगे with the head lower than the feet. क्या रखेंगे बच्चों? Left side head lower than the feet. चलिए अब ऐसा क्यों है ये देख लेते हैं। पहले सीख लीजिए एयर एम्बोलिज्म क्या है, बाकी सबको पता भी नहीं होता एयर एम्बोलिज्म। देखिए मैंने आज बहुत सिखा लिया। फ्लेबिटाइटिस भी मैंने दिखा दिया एक बार, उसके द्वारा क्या होता है वो भी हमने सिखा लिया। उसके बाद हमने एंजियोट्यूब के बारे में भी सीख लिया। अब एयर एम्बोलिज्म के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इट इज अकर क्यों होता है? ड्यू टू द एंट्री ऑफ द एयर इनटू द कैथेटर सिस्टम या फिर आईवी ट्यूबिंग। अगर एयर चली जाती है तो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर द वल्सेविया मैन्यूवर। ये बहुत एग्जाम में पूछता है। वल्सेल्वा मैन्यूवर में क्या होता है? पेशेंट को बोलेंगे डीप ब्रीथ लीजिए, होल्ड लीजिए और छोड़ दीजिए, यानी कि बियर डाउन नीचे की तरफ। व्हेन द आईवी ट्यूबिंग एंड द कैप चेंज, जब भी हम आईवी ट्यूबिंग करते हैं या फिर कैप चेंज करते हैं तब क्या करेंगे? हम वल्सेल्वा मैन्यूवर यूज करेंगे, डीप ब्रीथ लेने को बोलेंगे, होल्ड इट करेंगे और फिर बियर डाउन। नेक्स्ट, चेक ऑल द कनेक्शन एंड द सिक्योर द ट्यूबिंग कनेक्शन। जो भी कनेक्शन है और ट्यूबिंग को क्या करेंगे? हम ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों, क्या करेंगे? अगर एयर एम्बोलिज्म का मीनिंग क्या? ड्यू टू द एंट्री ऑफ द एयर इनटू द कैथेटर सिस्टम। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर द वल्सेल्वा मैन्यूवर। क्या करेंगे उसमें? टेक द डीप ब्रीथ, होल्ड इट एंड बियर डाउन। चेक द ऑल कनेक्शन एंड द सिक्योर ट्यूबिंग कनेक्शन। क्या करेंगे? ऑल कनेक्शन करेंगे और द सिक्योरिंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट, साइन ऑफ द एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म हुआ है उसका साइन क्या है? चेस्ट पेन, डिस्निया, हाइपोटेंशन, रैपिड एंड द वीक पल्स एंड द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इफ द एयर एम्बोलिज्म इज द सस्पेक्टेड देन द प्रायोरिटी एक्शन। ये चीज आप खोपड़ी में बिठा दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। पहले क्या कीजिए? एज अ नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी क्लैम्प द आईवी कैथेटर। अगर आपको एयर एम्बोलिज्म दिख रहा है तो पहली प्रायोरिटी बच्चों क्या रहेगी? हम आईवी कैथेटर को क्लैम्प कर दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड में क्या करेंगे? प्लेस द क्लाइंट इन द कौन सी पोजीशन में रखेंगे? साइड लाइन पोजीशन में रखेंगे और उसमें हेड क्या रखेगा? लोअर देन द फीट। और ट्रैप, उसकी वजह से क्या होगा? ट्रैप द एयर इनटू द राइट साइड। ये देख लीजिए ये क्या है सेकंड प्रायोरिटी। मैं दिखा देता हूँ एग्जाम में। ये देखिए लेफ्ट साइड में लेटरल पोजीशन देख लीजिए और जो भी है, जो भी सेक्रेशन है वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा? राइट हार्ट के अंदर चला जाएगा। ये देखिए प्लेस द क्लाइंट इन द साइड लाइन पोजीशन, दिख रहा है? ये क्या है? साइड लाइन पोजीशन। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे? विद द हेड लोअर देन द फीट। हेड को क्या रखेंगे? लोअर देन द फीट, यस। और उसके बाद क्या करेंगे? देन द ट्रैप द एयर इनटू द राइट साइड। वो क्या होगी? जो भी एयर गई है वो कहां पर आ जाएगी? राइट साइड ऑफ द हार्ट में चली जाएगी। वो उससे क्या बोलते हैं? ड्यूरेंस मैन्यूवर। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा तो पता चल गया क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी। आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड इन्फॉर्म द ड्यूटी डॉक्टर। इन केस ऑफ द सस्पेक्टेड वेनस एयर एम्बोलिज्म ड्यूरेंट मैन्यूवर इज द परफॉर्म। जो मैंने अभी पढ़ाया था, ड्यूरेंट मैन्यूवर को हम क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? इन केस ऑफ द सस्पेक्टेड वेनस एयर एम्बोलिज्म, वेनस में एयर एम्बोलिज्म हो रहा है तो ड्यूरेंट मैन्यूवर जो मैंने अभी दिखाया था ऐसा ही क्या करेंगे? उसे पेशेंट को लेफ्ट साइड में लेटरल पोजीशन देंगे और ये मैन्यूवर हम परफॉर्म करेंगे। देख लेते हैं उसमें क्या करेंगे। इन्वॉल्व द प्लेसिंग द पेशेंट इनटू द लेफ्ट लेटरल और कौन सी पोजीशन आएगी? डेक्यूबिटिस पोजीशन।
विद द हेड लोअर देन द फीट, जो मैंने अभी पढ़ाया था वही है। कौन सा आएगा, उसका नाम दे दिया है, उसका नाम क्या रहेगा बच्चों, ड्यूरेंस मैन्यूअर बच्चों। कौन सा, ड्यूरेंस मैन्यूअर और द वल्सेलर मैन्यूअर, ये दोनों चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज द पोजीशन, उसकी वजह से दिस पोजीशन की वजह से क्या होता है, ट्रैप द एयर बबल इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट वेयर इट कैन बी मोर इजीली एब्जॉर्ब, उसकी वजह से क्या हो जाए, इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। आई थिंक एयर एम्बोलिज्म अब तो आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारा क्लियर कर दिया है। तो क्या आएगा आंसर, ऑन द लेफ्ट साइड, हमेशा याद रखना है बच्चों, हर बार याद रखना, लेफ्ट साइड में रखेंगे और क्या रखेंगे, हेड लोअर देन द फीट, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, याद रखिए, इसको क्या बोला जाता है, ड्यूरेंस मैन्यूअर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज लाइक कर दीजिए बच्चों। चलिए, यू आर साइनिंग इनटू द कंसेंट फ्रॉम अ विटनेस, हियर यू साइन, अगर आपने किसी पेपर में आपने साइन किया तो मैं उसका सीधा सा आंसर दे ही देता हूं, यू हैव साइन सीन द साइन गिवन बाय द पर्सन, क्या आएगा, signing is the witness means you have the same that the person or client is the signing the consent by self without any force, अगर आपको किसी को साइन करने को बोल रहा है, अगर आपने साइन कर दी है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी फोर्स या फिर कोई भी जबरदस्ती के अलावा ही आपने ये चीज की है, यानी कि क्या बोलेंगे, यू आर द साइनिंग ए कंसेप्ट फ्रॉम अ विटनेस, हियर यू आर द साइन, मीनिंग का साइन का मीनिंग क्या रहेगा, दैट गिवन बाय द पर्सन, यानी कि यू हैव सीन द साइन गिवन बाय द पर्सन, इजी का आंसर है, उसका तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट, ए मदर ब्रिंग्स हर चाइल्ड इन इमरजेंसी, एक माँ अपने बच्चे को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आ रही है और कंप्लेन कर रही है कि उसका बच्चे को एक्सीडेंटली इन्वेस्टेड समथिंग, यानी कि बच्चा कुछ निकल गया है। जब वो क्या कर रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, कुकिंग करके करते बच्चे ने क्या किया पता नहीं, लेकिन कुछ इंजेस्टेड तो हुआ है, लेकिन हमें तो पता नहीं ना बच्चों। लेकिन इसमें क्या पूछा है, कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो सजेस्टिंग करेगा कि पॉइजनिंग कैसा है, कोरोसिव, कोरोसिव का मीनिंग क्या, केमिकल कोई तो इंजेस्ट नहीं हुआ ना, तो ऐसे कौन सा सिम्टम है जिसकी वजह से हमें आइडिया आ सकता है बच्चों। तो देखिए, ऑप्शन तो मैं नहीं पढ़ता, डायरेक्टली आंसर ही बोल देता हूं मैं। कोरोसिव प्रोडक्ट, यानी कि जो भी केमिकल की जो प्रोडक्ट रहती है वो क्या करेगी, कैन कोज द डैमेज टू द माउथ, थ्रोट एंड स्टमक, ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत यानी बहुत ही पूछा जाता है, याद रखिए, कोरोसिव प्रोडक्ट क्या करेगा, डैमेज टू द माउथ, थ्रोट एंड स्टमक, दिस कैन लीड टू द एडिमा ऑफ द लिप्स एंड द टंग्स, अगर एडिमा उसकी वजह से होता है, क्या होता है, लिप्स और टंग में एडिमा देखने को मिलता है, एज वेल एज द पेन एंड डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, टीनिटस तो नहीं आएगा, डिसओरिएंटेशन एंड अनरिस्पॉन्सिव भी नहीं आएगा, स्टूपर तो है देखा ही नहीं, लिथर्जी एंड कोमा और एडिमा ऑफ द लिप्स एंड द टंग इज द करेक्ट आंसर बच्चों, याद रखिए। लेकिन इसमें याद रखिए, इसमें क्या था बच्चों, मदर आ रही है इमरजेंसी में बच्चे को लेकर, कंप्लेन कर रही कि मैं कुकिंग कर रही थी, बिजी थी, लेकिन मेरे बच्चे ने क्या इंजेस्ट किया पता नहीं, लेकिन हम इंडिकेशन ऐसा देखते हैं कि अगर कोरोसिव है, कोरोसिव यानी कि केमिकल इंजेस्ट हुआ है, तो उसका सिम्टम से आइडिया लगा सकते हैं कि यस इसका कोरोसिव है, तो उसको हम ट्रीटमेंट तुरंत ही दे दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा बच्चों, फर्स्ट एड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स हैंडलिंग कर रही है पेशेंट को विथ ए ओपन वाउंड ऑन द राइट रिस्ट, कौन सी जगह पर, राइट रिस्ट पे क्या है, वुंड है, विच इज द ब्लीडिंग प्रोफेसली, ब्लीडिंग हो रहा है राइट रिस्ट पे। अब क्या किया नर्स ने, इमीडिएटली मेजर में नर्स ने क्या कर दिया, अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर कर दिया, कहां पर, वुंड में, बाय द यूजिंग द स्टेराइल ड्रेसिंग, यानी कि वुंड पर क्या कर लिया, प्रेशर डाल दिया, बट द ब्लीडिंग स्टिल कंटिन्यू, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग आ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं, एज अ नर्स अपने राइट रिस्ट पे वुंड देखा, ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले क्या किया, स्टेराइल ड्रेसिंग करके उसको बंद करिए, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है बच्चों, तो अब हमारी नर्स, एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ब्लड को हम कैसे रोके बच्चों, क्या है, फिर से बताता हूं, पेशेंट को ओपन वुंड है, कहां पर, राइट रिस्ट पे, इमीडिएटली मेजर में तो नर्स ने क्या कर लिया, डायरेक्ट प्रेशर रख दिया और ड्रेसिंग भी कर दिया, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग है, तो एज ए नर्स एप्लीकेशन देंगे टॉर्निकेट का, या फिर अप्लाई इनडायरेक्ट प्रेशर, प्रेशर तो ऑलरेडी दे दिया है, एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब अबव द हार्ट लेवल, या फिर ऑल अबव, आंसर मैंने लिख दिया है बच्चों, एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब अबव द हार्ट लेवल,
अब चलिए आपको क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो क्या है देखिए, राइजिंग यानी कि हाथ को हम क्या करेंगे, ऊंचा करेंगे अबव द हार्ट लेवल से। उसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटी। यस बच्चों, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। क्यों? दिस इज बिकॉज द ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, विल फ्लो बैक टू द हार्ट मोर इजीली। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं, अगर हमने क्या कर दिया, जो भी राइट हैंड है उसको अबव कर लिया, हार्ट के लेवल से अबव, तो ग्रेविटी के अनुसार क्या हो जाता है, ब्लड विल फ्लो बैक कहां पर चला जाएगा, हार्ट में इजीली फटाफट चला जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं क्योंकि हमने तो ऊपर कर लिया हार्ट, which is help to reduce the pressure into the bleeding area. I think this is the very important question for today's lecture. आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि आज का क्वेश्चन और आज का सेशन कैसा रहा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको लेना है या फिर ऐसा ही क्रैश कोर्स पूरा चाहिए F1 का, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चला कि मेरा लेक्चर कैसा है, आपको लगा। और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा जो अपकमिंग जो एग्जाम है, जिपमेट है या फिर नॉर्थ सेट 7 है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज बच्चों, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना मत भूलेगा। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट।